आज हम थियानमेन स्क्वायर के उस घटना के बारे में जानेंगे जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट किया है। ये कहानी सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि उस याद को मिटाने की सरकारी कोशिशों की भी है। 4 जून 1989 और जगह थी बीजिंग का थियानमेन स्क्वायर। एक ऐसी तारीख और एक ऐसी जगह जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। पर सवाल ये है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है और इसका जवाब आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं 4 जून की उस घटना पर, यानी उस दमनात्मक कार्रवाई पर। तो ये दमनात्मक कार्रवाई थी क्या? सीधी बात यह है कि 4 जून 1989 को चीनी सैनिकों ने उन स्टूडेंट्स और मजदूरों पर गोलियां चला दीं जो बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर के आसपास शांति से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की मांग कर रहे थे। उस रात भारी हथियारों से लैस सैनिक और सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां शहर के बीचों बीच घुस गईं। उनका मकसद था प्रदर्शनकारियों को क्लियर करना, यानी हटाना। ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई थी। और अब यहाँ जो आंकड़े हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। सरकार कहती है कि 200 से कुछ ज्यादा मौतें हुईं, लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का मानना है कि असल संख्या सैकड़ों या शायद हजारों में थी। और कितने लोग घायल हुए इसका तो आज तक कोई अंदाजा ही नहीं है। लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। तो चलिए कुछ हफ्ते पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सुधार आंदोलन आखिर शुरू कैसे हुआ था। देखिए, इसकी शुरुआत हुई अप्रैल 1989 में, जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थियानमेन स्क्वायर पर इकट्ठा होने लगे। फिर 20 मई को बीजिंग में मार्शल लॉ लगा दिया गया और आखिर में 3 से 4 जून की रात को सैनिकों ने स्क्वायर को खाली कराने के लिए एक्शन लिया। तो ये प्रदर्शनकारी क्या मांग रहे थे? उनकी मांगें बहुत सीधी साधी थीं। भ्रष्टाचार खत्म हो, सेंसरशिप पर रोक लगे, देश में राजनीतिक और आर्थिक सुधार हों और लोगों के बुनियादी अधिकार सुरक्षित रहें। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं रहा। देखते ही देखते पूरे चीन में लाखों लोग, पेंशन लेने वालों से लेकर पुराने सैनिक और किसान तक, सब इसमें शामिल हो गए। इसे बहुत बड़ा जन समर्थन मिल गया था। मिलिट्री एक्शन के बाद दमन का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ। चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या हुआ। सरकार का जवाब बिल्कुल सिस्टमैटिक था। पहला कदम, प्रदर्शन में शामिल लोगों को ढूंढो। दूसरा, उन्हें हिरासत में लो और टॉर्चर करो। तीसरा, दिखावे के लिए मुकदमे चलाओ। और चौथा, लंबी लंबी जेल की सजा सुना दो। पूरे चीन से हजारों हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों पर प्रतिक्रांतिकारी अपराध, मतलब सरकार के खिलाफ काम करने के गंभीर आरोप लगा दिए गए। और यहीं से वो लड़ाई शुरू होती है जो आज तक चल रही है। एक तरफ है याद रखने की कोशिशें और दूसरी तरफ है उसे मिटाने की कोशिशें। 30 साल, पूरे 30 साल तक, 1990 से लेकर 2019 तक, हर साल हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में कैंडल जलाकर इस घटना को याद किया जाता रहा। ये उस याद को जिंदा रखने का एक बहुत बड़ा सिंबल था। एक ग्रुप है थियानमेन मदर्स। इसमें मारे गए लोगों के परिवार वाले हैं। ये लोग हर साल सरकार से मांग करते हैं कि वो इस घटना का पूरा सच बताए और अपनी गलती माने। उनकी हिम्मत ही इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। याद रखने की इस लड़ाई में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। देखिए, मेनलैंड चीन में तो इस घटना को याद करना हमेशा से ही बैन रहा है, पर अब हांगकांग में भी नए नेशनल सिक्योरिटी कानूनों के तहत इसे एक तरह से अपराध बना दिया गया है। और इस याद को जिंदा रखने की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है एक्टिविस्ट चाओ होंगतुंग। सोचिए, उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने लोगों से मोमबत्तियां जलाने की अपील की थी। और अब उन पर विद्रोह भड़काने जैसा संगीन इल्जाम है जिसकी सजा उम्र कैद तक हो सकती है। तो सबसे अहम सवाल यह है कि इतने साल बाद भी ये घटना मायने क्यों रखती है? वो इसलिए क्योंकि ये एक अधूरी कहानी है। 36 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक चीनी सरकार ने न तो इसकी जिम्मेदारी ली है और न ही किसी भी दोषी को सजा दी है। और यहीं पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आप शांतिपूर्ण विरोध को बेरहमी से कुचल तो सकते हैं, लेकिन उसे कभी भी पूरी तरह से खामोश नहीं कर सकते। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक पूरी की पूरी सरकार किसी याद को मिटाने पर तुल जाए, तो उसे जिंदा कैसे रखा जाता है?